एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉस के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हमें बताएंगे एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है पाकिस्तान में, एंड दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर ओवर 60 ईयर्स नाउ। हम बात कर रहे हैं SKF कंपनी की। ये कंपनी किस हवाले से पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, क्या क्या इनके बिजनेसेस हैं, इस हवाले से हम जानेंगे मिस्टर सैयद इकबाल हाशमी से, जो कि MD हैं SKF के और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और यहाँ तक आप पहुँचे। मैंने अपने करियर का आगाज़ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे किया और मेरी पहली बाकायदा जॉब पाकिस्तान नेवी में थी। बिकॉज़ उस वक्त जब आप जवान होते हैं तो आपके तासुरात और आपके ख़यालात और जज्बात मुख्तलिफ होते हैं। उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, मुल्क की खिदमत करूं, और उस वक्त मुझे यही समझ में आया कि मुल्क की खिदमत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं फ़ौज में शामिल हो जाऊं। तो लिहाजा मैं फ़ौज में शामिल हो गया। नेवी में मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं नेवी के साथ, और स्टिल मेरे दोस्त अभी भी मेरे साथ उनका रिलेशनशिप है और उनके साथ बातचीत है, बल्कि हर साल हम गेट टुगेदर भी करते हैं। नेवी में मुझे मेरी तरबियत में नेवी ने दूसरे स्कूल का किरदार अदा किया, और नेवी के अंदर मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उनका सिखाया हुआ आज तक मेरे काम आ रहा है। और ख़ास तौर पे नेवी के जहाज़ के ऊपर जब आप काम करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तकरीबन बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। वो जब आप सीखते हैं तो वो आगे आपको फील्ड में हमेशा आपके मदद करते हैं। तो आफ्टर 5 years I left Navy and then I started my career in sales and marketing। और इन द मीन टाइम मैंने MBA भी कर लिया IBA से। तो फिर मेरा ज़्यादा रुख जो है वो इंजीनियरिंग से कमर्शियल की तरफ। लेकिन वो दोनों एक एक्सट्रीम सिचुएशंस रहती हैं। नेवी में तो आप चले गए, लेकिन उसके बाद नेवी छोड़ने के बाद एक तो छोड़ने का क्या रीज़न रहा कि नेवी छोड़ के फिर आप यहाँ पे आए, और वो भी सेल्स और मार्केटिंग की तरफ? क्या आपकी अट्रैक्ट कर रहा था आपको सेल्स एंड मार्केटिंग? नेवी इज़ ए वेरी गुड सर्विस, और नेवी में मैंने अपने वक्त को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड आई स्टिल मिस दैट टाइम। लेकिन मुझे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मुल्क के लिए या पाकिस्तान के लिए और भी बहुत सारे तरीक़ों से काम कर सकता हूँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर मेरे पास जो आइडियाज़ हैं और जो मेरे ख़यालात हैं उनको मैं अमली जामा पहना सकूँ। उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस मुझे मिले। ये सोचकर मैंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। उसमें फ्लीट हेडक्वार्टर में भी काम किया, उसमें एक मुकाबला मजमून नवीसी भी हुआ था तमाम ऑफिसर्स के दरमियान, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। तो नेवी में मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया, और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मेरे अंदर इंजीनियरिंग के साथ साथ कमर्शियल भी बहुत अच्छी सलाहियत है, और वो मैं नेवी में नहीं इस्तेमाल कर सकता था। तो इसलिए मैंने फील्ड में आने का फ़ैसला किया और कमर्शियल वर्ल्ड में आने का फ़ैसला किया, और मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर बनाने का इरादा किया। बज़ाहिर ये दो मुख्तलिफ़ एरियाज़ लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप कंज्यूमर साइड पे ना हो और इंडस्ट्रियल साइड पे हो। और मैंने अपने करियर का ज़्यादातर हिस्सा इंडस्ट्रियल साइड पे गुजारा। तो वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी हेल्प करता है? वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जब आप मार्केट करते हैं और इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, वो आपको मार्केट में चीज़ों को समझने में, कस्टमर्स को समझने में, उनकी नीड को समझने में, उनके लिए सोल्यूशन प्रिपेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड आइडियल कॉम्बिनेशन, एंड one of the reasons of my success in practical field is that at the right time I opted for the next job। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया? मैंने नेवी के बाद पाकिस्तान नेवी में काम किया। उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की कंपनी मेरीन सर्विसेज में, मेरीन ग्रुप में काम किया। वहाँ पे एज ए सेल्स इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया, और 2.5 साल बाद आई वाज प्रोमोटेड एज कंट्री मैनेजर। तो वहाँ पे कोई 7-8 साल मैंने एज कंट्री मैनेजर काम किया। उसके बाद एक एमिरेट्स ग्रुप की जॉइंट वेंचर कंपनी थी, उसमें मैंने एज जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स काम किया। अच्छा। और वो मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें फिर मैं पाकिस्तान में पहला
फॉरेन ब्रांड लेकर आया कॉफ़ी का, और वो बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल रहा, और उसमें मुझे कई बिजनेसेस डेवलप करने के लिए मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद एसकेएफ पाकिस्तान ने मुझे अप्रोच किया। एसकेएफ पाकिस्तान में इससे पहले तमाम जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे वो बाहर से आते थे, लेकिन एसकेएफ कोशिश ये करती है कि कोई भी लोकल यूनिट है उसको लोकल लोग चलाएं। तो दे वर इन सर्च ऑफ ए पर्सन जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंटली रन कर सके। इट इज़ ए क्वाइट ए चैलेंजिंग टास्क, जो आपसे भी डिस्कशन होगा तब अंदाज़ा करेंगे कि ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है। तो ये एक काफ़ी लंबा इंटरव्यू का प्रोसेस था, जिसमें मुझे सिंगापुर भी जाना पड़ा, जिसमें मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना पड़ा, पैनल इंटरव्यू देने पड़े, सीनियर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन। अच्छा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट। इट वाज ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस, एंड देन दे फाइनली सिलेक्टेड मी, एंड आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एज जनरल मैनेजर, बट आफ्टर 4 months आई वाज प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस लिहाज से मैं पाकिस्तान का पहला देसी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और उससे पहले सारे गोरे यहाँ पे रह के जा चुके हैं। और सो फार आई थिंक कि मेरे आने से इसके पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये कि मैं लोकल कंडीशंस को जानता हूँ। बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एसकेएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ भी रही थी आपके बिज़नेस के हवाले से, और जैसे कि आपके ऑफिस में भी मैंने देखा कि जो प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र करते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड ऐसा लगता है कि आपका बिज़नेस है इस वक्त। हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिएगा कि एसकेएफ के फ़िलहाल क्या क्या बिजनेसेस हैं और पाकिस्तान में किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। एसकेएफ इस वक्त अगर देखा जाए तो 80,000 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। 80,000 प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। उसको एक्सप्लेन करने का आसान तरीका ये है कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि हम 6 डिफरेंट बिजनेस लाइंस पे काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान। वो उन बिजनेस लाइन में ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बिजनेस लाइन बेयरिंग का है, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स हैं, फिर लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस हैं, उसके अलावा हमारे सील्स हैं, मैकेट्रॉनिक्स के एरिया में हम काम कर रहे हैं, और उसके अलावा हम सर्विसेज दे रहे हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग की सर्विसेज जो हम पाकिस्तान में दे रहे हैं, इस लेवल की सर्विस इट इज़ ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, और इस लेवल की सर्विस और इस स्केल के ऊपर पाकिस्तान में कोई और कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज बिजनेसेस, कहाँ एसकेएफ की पाकिस्तान के अलावा भी एग्जिस्टेंस है? बेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने घर में भी देखेंगे तो कम से कम 150 बेयरिंग्स आपके घर में लगे हुए हैं, आपके जूसर में, ब्लेंडर में, एसी में, रेफ्रिजरेटर में। ऑन एवरेज एक घर में 150 बेयरिंग्स लगे हुए हैं। बेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी दुनिया में हर जगह ज़रूरत है। तो इस लिहाज से हम दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में डायरेक्ट प्रेजेंस रखते हैं, और जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ पे भी एसकेएफ का प्रोडक्ट किसी न किसी शक्ल में, वेदर इन द फॉर्म ऑफ या तो आप कहिए कि प्रोडक्ट के अंदर एसकेएफ होता है, या वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। तो इस तरह हमारी ग्लोबल रीच है, और ग्लोबल रीच के लिहाज से एसकेएफ इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ ट्रूली ट्रांसनेशनल आई वुड से, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के हर मुल्क के लोग काम कर रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे हर एक को आगे बढ़ने का मौका है अगर वो राइट टैलेंट रखता है और राइट एनर्जी है और राइट एक्सपर्टीज़ है, तो एनीबडी कैन ग्रो टू इवन टॉप मोस्ट लेवल। मिसाल के तौर पे इस वक्त एसकेएफ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉम जॉनस्टोन, वो उनका ताल्लुक आयरलैंड से। तो ये एक हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका है, और नेक्स्ट अगर पाकिस्तान से मेरी पोस्टिंग बाहर हो सकती है तो एसकेएफ तमाम एम्प्लॉइज़ को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और हमारे एम्प्लॉइज़ पाकिस्तान से बाहर जाके सर्व कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त दुनिया में चूँकि अच्छी एक्सपर्टीज़ की शॉर्टेज है, और तो हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा लोगों को ट्रेन कर रहे हैं
and they get very good job abroad. तो यहाँ पे जिस किस्म का बिज़नेस है आपका, क्योंकि आप लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादातर टेक्निकलिटीज़ की तरफ जो है आपका बिज़नेस रहता है, इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड होता है, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग और इतना आसान नहीं है कि बिज़नेस को समझना और फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट करना। तो क्या ट्रेनिंग पे आपकी पॉलिसी है दैट यू गाइस स्पेंड अ लॉट और उस पर ज़्यादातर फोकस रहता है, और ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस करना पड़ता है आपको? आपके दो सवाल हैं, एक ट्रेनिंग से रिलेटेड है और एक ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, तो मैं बारी बारी उसका जवाब देता हूँ। जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो एसकेएफ इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसको मैंने नहीं देखा है जो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हो। और रिसेंटली मैं अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते की एक ट्रेनिंग से सिंगापुर में ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ, दैट इज़ एशियन लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें ये फ्यूचर के ग्लोबल लीडर्स तैयार कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे यहाँ तमाम लेवल के ऊपर है और हमें अपनी सर्वाइवल के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें फ़िज़िकली क्लासरूम में अटेंड करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट जो हमारा उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हम अपने अगले स्टेप पे नहीं जा सकते जब तक कि हम अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन ना करें। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेनिंग का ये हिस्सा सिर्फ एसकेएफ अपने तक महदूद नहीं रख रहा है, बल्कि एसकेएफ अपनी नॉलेज को कस्टमर्स के साथ शेयर कर रहा है। वी से दैट वी आर नॉलेज इंजीनियरिंग कंपनी। इसका मतलब ये है कि हम नॉलेज को ना सिर्फ ये कि मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, बल्कि उसको प्रॉपर वे में ट्रांसमिट भी करते हैं। तो यही ट्रेनिंग जो हम लोग हासिल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग हम अपने कस्टमर्स को भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज में हमारे वाइब्रेशन एनालिसिस भी है, थर्मोग्राफी भी है, ऑयल एनालिसिस भी है और कई इस तरह के एक्सपर्टीज़ हैं। उसमें अगर हमारा कस्टमर चाहता है कि हम उसे उसके ऊपर ट्रेन करें, तो हम उसमें उसको कस्टमर्स को उसी लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिस लेवल की ट्रेनिंग हम रिसीव करते हैं। सही। तो बेसिकली वी आर इम्पार्टिंग नॉलेज टू आवर कस्टमर। ठीक है, मैं ह्यूमन रिसोर्स का कितना प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता है इस हवाले से भी बात करूंगी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या टेक्निकल स्टाफ जो है वो आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है या नहीं, और किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इनसे पूछेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में इनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या नहीं। इकबाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD हैं एसकेएफ के। हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं सैयद इकबाल हाशमी साहब से, MD हैं एसकेएफ के। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसे पूछना चाहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम जो है वो किस हद तक इनको फेस करना पड़ता है। तो इकबाल साहब, क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ता है HR रिलेटेड? देखें, ये
कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ठीक है, तो इन सेक्टर्स को आप किस किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? इन सेक्टर्स में हमारी तमाम प्रोडक्ट लाइंस जाती हैं, बियरिंग से हो या पावर ट्रांसमिशन हो या सर्विसेज हो, और हम इन सेक्टर्स को कोई हम प्रोडक्ट्स नहीं सप्लाई करते, बल्कि हम इन सेक्टर्स की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हम समझते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री को भी हम समझते हैं, हम शुगर इंडस्ट्री को भी समझते हैं, हम पावर इंडस्ट्री को भी समझते हैं। हमारे पास जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेंड होते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि हमें इनको किस जगह पे कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं और किस तरीके से हम इनको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ले सकें। क्योंकि हमारा काम ये है कि हम कस्टमर को सपोर्ट करें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में, और उसके लिए हम बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एनर्जी एफिशिएंट बेयरिंग। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट बेयरिंग कस्टमर्स जब यूज़ करते हैं तो वो उनकी एनर्जी कंजम्पशन 30% कम हो जाती है। अच्छा, विच इज़ ग्रेट अचीवमेंट, और स्पेशली ऐसे दौर में जहाँ एनर्जी क्राइसिस देखा जा रहा है। जी। तो हम बेसिकली कस्टमर के नीड के लिहाज से हम चीज़ें लेकर आते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में सपोर्ट कर सकें। हमारी सर्विसेज और बहुत सारी हैं, जैसे हम अलाइनमेंट की सर्विसेज देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर्स जब उन सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज़ हो सके और वो कम एनर्जी के साथ, कम पावर के साथ अपने प्लांट को एफिशिएंटली रन कर सके और अपने एसेट से ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा लाइफ ले सके। तो सिर्फ B2B ऑपरेट करते हैं आप लोग, बिजनेस टू बिजनेस ही आप लोग के ऑपरेशंस हैं, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को भी करते हैं? हम लोगों का जो मेजर बिजनेस है वो बिजनेस टू बिजनेस है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हमारे 14 रिटेल आउटलेट्स भी हैं। अच्छा, और ये रिटेल आउटलेट्स अब वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल 12 थे, इस साल 14 है, उससे अगले साल और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो रिटेल आउटलेट्स बेसिकली उन कस्टमर्स को सर्व कर रहा है जो कि स्मॉल स्केल पे परचेज स्मॉल स्केल पे। क्या कंपटीशन आप फील करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर आप ट्रू सेंस में देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं रखती है, और हमें ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट प्रेजेंस रखते हैं। और हमारा पूरा फुल्ली ऑपरेटिव ऑफिस है कराची में, जो कि हेड ऑफिस है, और लाहौर में हमारा रीजनल ऑफिस है। तो इस तरीके से जो हम किसी भी जगह पे जाकर के ख़ुद अपनी प्रेजेंस रखते हैं ताकि कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस मिल सके और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स मिल सके, वो उस तरीके से कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर काम नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसी सेटिस्फेक्शन है कस्टमर को हमारी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि जो भी कोई अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो या कोई सिचुएशन है उसको हम अच्छे तरीके से एड्रेस करने की पोजीशन में है। तो दिस इज़ अवर ग्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट शेयर किसी भी कॉम्पिटिटर के मुकाबले में सबसे अच्छा। आपने बताया आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी जगहों पे है पाकिस्तान में, आपकी रिटेल आउटलेट्स वगैरह भी हैं। क्या आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं पाकिस्तान में? फ़िलहाल पाकिस्तान में एसकेएफ के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, और लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की मार्केट ग्रो कर रही है, आई एक्सपेक्ट के नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। सो डू यू सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान? आई सी दैट पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमारे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बिज़नेस को फर्दर एक्सपैंड कर सकें, और बिज़नेस ग्रोथ के स्टेज के मुताबिक हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हम जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इस मुकाम पर आ जाएंगे कि हम पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा सकें। और तो ये चीज़ जो है प्लान में है शामिल? ये ऑलरेडी प्लान में है, और सिर्फ एक फैक्ट्री प्लान में नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये 2 से 3 फैक्ट्रीज हो। अच्छा। लेकिन ये वक्त के साथ साथ कुदरती तौर पे खुद ब खुद ये चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे पहले हमारा लेज़ॉन ऑफिस था, फिर हमने फुल फ्लेज ऑफिस बनाया, फिर हमने लाहौर में ऑफिस खोला। इससे हमारे इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि फ़्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं।
और फ्यूचर में जाहिर है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट मैन्युफैक्चरिंग है, ताकि पाकिस्तान में लोगों को अच्छे मेयार की प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हो सके। ठीक है, आपने एक चीज़ जो मेंशन की जिसमें आपको कंपेटिटिव एडवांटेज है वो है कि आपके यहाँ पे ऑफिसेज हैं और आपकी पूरी जैसे एज अ होल यू आर ऑपरेटिंग ओवर हियर, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेट कर रही हो। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि SKF की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि उनको अपार्ट करती हैं फ्रॉम अदर कंपनी? SKF की सबसे बड़ी खूबी है कस्टमर के साथ प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। हम बहुत क्लोज काम करते हैं कस्टमर के साथ। जब हम कस्टमर के साथ क्लोज काम करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सही। हमारी फीडबैक के बेस के ऊपर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो प्रोडक्ट्स तैयार करता है जो इसकी कस्टमर्स को ज़रूरत होती है। अच्छा। इस लिहाज से SKF को अगर आप देखें तो SKF कस्टमर ड्रिवन कंपनी है कि कस्टमर जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ज़रूरत होती है उसके लिहाज से हम अपने आप को बदलते रहते हैं वक्त के साथ। और फिर आप उनको असिस्टेंट सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्या दूसरी कंपनीज भी इस तरह से डील करती हैं और आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट दे आल्सो असिस्ट देम विद इट, हाउ टू यूज़ इट? आई मीन दूसरी कंपनियां भी ज़ाहिर है मेहनत कर रही हैं और वो भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन SKF को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो SKF ने बहुत सारे बिजनेस एरियाज़ में लीड लिया है और वो फिर उसको दूसरे लोगों ने फॉलो किया है। SKF मिसाल के तौर पे अपने प्रॉफिट का 25% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा देता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें SKF पायनियर के तौर पे आया और SKF ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया दुनिया में। अच्छा। और फिर उसको लोगों ने बाद में फॉलो किया। तो अगर आप क्लोजली स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स हमारे फॉलो द लीडर की फ़िलासफ़ी पे चल रहे हैं। अच्छा। और SKF हमेशा एक विनिंग एज रखता है। SKF हमेशा स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन और उसमें ऑफ कोर्स ये इस वजह से है कि हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स के साथ क्लोज काम करते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हर लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पूरे पाकिस्तान में हैं इस वक्त और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में तमाम प्रोडक्ट्स को स्टॉक में रखते हैं and they provide excellent service, I would say, to our customers, door to door service to our customers. So वो हमारी कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेजर कौन कौन से आपके बिजनेसेस हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज, उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी बिकॉज इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है आप अपने ये प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में किस हद तक कंट्रीब्यूट करता है SKF और इनका बिज़नेस जिस तरह का है उसने उस पर क्या इम्पैक्ट आया है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, इस हवाले से हम बात करेंगे। सैयद इकबाल हाशमी साहब MD हैं SKF के, हमारे साथ मौजूद हैं। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मिस्टर इकबाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MD हैं SKF के और SKF डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है डील करता है और काफ़ी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हम बात कर रहे हैं इनसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ने या फिर ओवरऑल ग्लोबली इकोनॉमिक हालात ने जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट किया है इस कंपनी को, इस हवाले से हम इनसे पूछेंगे। तो इकबाल साहब, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो देखा गया है पिछले कुछ अरसे में, जिसने ऑलमोस्ट तमाम बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड, क्या SKF पे भी कोई इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया है स्लो डाउन का? ग्लोबल रिसेशन तो अब एक नॉलेज फैक्ट है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इसका फ़र्क दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों पे इसका असर आया है। लेकिन अगर आप 2008 की हमारी एनुअल रिपोर्ट देखें या इवन 2009 के फर्स्ट क्वार्टर के हमारे रिजल्ट्स देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन द वर्ल्ड और हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स उससे के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमने इस ग्लोबल स्लो डाउन को बहुत पहले महसूस कर लिया था और उसके मुताबिक हमने अपनी स्ट्रेटजी भी डिफ़ाइन कर ली थी। अच्छा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस ग्लोबल स्लो डाउन से हम वी विल कम आउट एज ए मच स्ट्रॉन्गर कंपनी
because of our strategic initiatives we took earlier and उसकी वजह से हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, अगर आप मुझसे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत कम आया है। हाँ, लेकिन जिस तरह का आपका बिज़नेस है और आप डिफरेंट बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो आप ज़्यादा डील करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, प्लांट वगैरह और मशीनरी वगैरह जो है इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आई एम श्योर कि स्लो डाउन देखते हुए बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी एक्सपेंशन अगर वो करने जा रहे हैं तो उसको रोक लिया है उन्होंने, एंड दे डोंट वांट टू एक्सपैंड एटलीस्ट थोड़े अरसे के लिए, जब तक ये स्लो डाउन या रिसेशन से हम निकल नहीं जाते। तो इस चीज़ ने आपको इम्पैक्ट किया है या नहीं? अगर पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के रिज़ल्ट्स की बात करेंगी आप तो थोड़ी सी हैरानी की बात है, लेकिन 2009 के फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट 2008 के फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली ग्रो भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ग्रो करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। इस टिल डेट इसके पाकिस्तान के ऊपर रिसेशन का कोई इम्पैक्ट रिज़ल्ट्स के लिहाज से नहीं आया है और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ग्लोबल रिसेशन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरी वजह यह है कि जब हमने रिसेशन को फील किया कि रिसेशन का इम्पैक्ट आ सकता है तो हमने अपनी कस्टमर रीच को इन्हांस कर दिया। हो सकता है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को फारिग किया गया हो और उन्होंने डाउन साइजिंग की हो, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की तादाद को बढ़ाया ताकि कस्टमर्स के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो मैं समझता हूँ इन दो वजूहात की बिना पर एसकेएफ पाकिस्तान के ऊपर रिसेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि वी आर ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली। अच्छा, कौन से मेजर बड़े क्लाइंट्स हैं आपके जिनके साथ आप डील करते हैं? अगर मेजर क्लाइंट्स के नाम लूँगा तो वो बहुत सारे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि मैं आपको वो सेगमेंट्स बता देता हूँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा यानी मोर देन 50-60 या 70% मार्केट शेयर रखते हैं। उसके अंदर सीमेंट है, शुगर है, पल्प एंड पेपर है, पावर है। ये इन सेगमेंट्स में वी आर वेरी प्रेजेंट इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। उसके अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस और केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टील शायद मैं बोलना भूल गया, स्टील हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। अच्छा। और बल्कि स्टील में मैं आपको एक कस्टमर का नाम लेना चाहूँगा। अमरेली स्टील साइट में लोकेटेड है और वहाँ पे उन्होंने एसकेएफ के बेयरिंग्स को यूज़ करके इतनी सेविंग की है और इतना अच्छा उनके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है कि हमारा जो ग्लोबल रसाला छपता है एवोल्यूशन के नाम से, उसके कवर पेज पे अमरेली की स्टोरी पब्लिश की गई है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि पाकिस्तान में लोगों को एसकेएफ के प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। क्या मसाइल आप देखते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड? ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि जिसका कि लोगों को जवाब नहीं मालूम हो। और मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे आपने भी पूछा शुरू में, कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मेरा जवाब है ऑफ कोर्स करना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ ठीक कर दें आप और बाकी काम हम खुद कर लेंगे, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मुझे एहसास है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसके लिए और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, या कुदरती ऐसी चीज़ें हैं, या हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है जिसकी वजह से हमें ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पर ऐसी भी आ जाती हैं जिनको कि हमें फेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाए तो पाकिस्तान बहुत आसानी से 12 से 15% पर एनम ग्रो कर सकता है एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। जी हाँ, दैट इज़ की, बिकॉज यू नो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो चीज़ चाहिए होती है दैट इज़ सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी चाहिए। प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी एंड आई एश्योर यू कि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
क्या फ्यूचर प्लान्स हैं पाकिस्तान में आपके, ये देखते हुए जो चीज़ें आपने मेंशन की, लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए, पाकिस्तान का बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हुए, इकोनॉमिक हालात देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए, पाकिस्तानी होने के नाते से हम ऐसे हालात में जीना सीख गए, तो हम इन हालात के बावजूद एक्सपैंड कर रहे हैं और हम इवन अपने प्रोडक्ट्स को पेशावर तक लेकर के जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं और कहीं पे भी हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन या आउटलेट बंद नहीं किया है बल्कि एक्सपैंड किया है और ये नेटवर्क मज़ीद एक्सपैंड होगा। तो हम तो बेसिकली बिज़नेस को और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हमें पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान के साथ ग्रो करना है। पाकिस्तान ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे, तो सीम्स लाइक पाकिस्तान ग्रो करेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी स्लो डाउन से निकल जाएंगे? एक्चुअली स्लो डाउन आया ही नहीं है, इम्पैक्ट आया ही नहीं है, इसलिए मुझसे अगर पूछें शायद मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रैशनलाइज तरीके से भी देखें तो पाकिस्तान में स्लो डाउन नहीं आया। इत्तेफाक की बात है कि पिछले हफ्ते मैं लाहौर में था, तो जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लंच या डिनर मुझे बाहर ही करना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मीटिंग्स होती हैं। तो मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गया मुझे तो सीट के लिए वेट करना पड़ा। तो वो रिसेशन किधर है? ठीक है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई रिसेशन का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डर जाएं या जिसकी वजह से गवर्नमेंट डर जाए या जिसकी वजह से हम डर जाएं। एंड वी आर ए वेरी ब्रेव नेशन और हम मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का सलीका रखते हैं। तो ये रिसेशन हमें, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर रही है, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो और अमन कायम हो जाए तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए आज से है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यूरोप में बंद हो रही है, सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अच्छा, वेरी शॉर्टली ये बताइएगा टू एंड द शो कि SKF एवरीवेयर क्या है, और आजकल हम रिसेंटली वी हैव हर्ड अबाउट SKF एवरीवेयर, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। SKF एवरीवेयर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कस्टमर को हम टोटल सोल्यूशन अंडर वन रूफ देना चाह रहे हैं। तो अगर कस्टमर हमारे बेयरिंग्स यूज़ कर रहा है तो उसी इक्विपमेंट के ऊपर हमारे पावर ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसी इक्विपमेंट के ऊपर हमारे सील्स भी यूज़ कर सकता है, उसी के ऊपर हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम भी यूज़ कर सकता है, उसी के ऊपर प्रोबेबली मैकेट्रॉनिक्स के लिए भी कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो इस तरह से हम कस्टमर को अंडर वन रूफ कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दे रहे हैं एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट के रिलायबल SKF अगर एक रिलायबल सप्लायर के तौर पे कस्टमर्स लेते हैं तो कस्टमर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस करें। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, एंड गुड लक विद योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिकॉज हम बात कर रहे थे सैयद इकबाल हाशमी साहब से, MD हैं SKF के, और क्या क्या बिजनेसेस इनके हैं, इस हवाले से हमने इनसे बात की। पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जैसा कि तमाम लोगों का कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा फोकस करे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, तो पाकिस्तान से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आती। रबिया खान को इजाज़त दीजिए बॉस के इस प्रोग्राम से। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी विद सम अदर पर्सनैलिटी। स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस प्लान।